प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज अभी एक दो दिन से ये पिछले ये समाचार आ रहे हैं कि यूएस के अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने गाजा में लड़ाई ख़त्म कराने के लिए कोई 6-7 पॉइंट्स का स्टेप बाय स्टेप समझौता कराने की कोशिश की है पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में। तो आज जो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन साहब ट्रंप साहब से मिलने गए हैं यूएस। पता नहीं क्या बात होती है क्या नहीं होती है, समझौता हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं। गाजा में 30 लाख की पॉपुलेशन है, उसमें से तकरीबन 65,000 आदमी मर्द औरत और बच्चे मर चुके हैं। 60-65 हज़ार में आधे औरतें और बच्चे हैं। औरतों और बच्चों का मरना बड़ा गलत बात है, किसी भी लड़ाई में वो नहीं मरने चाहिए। क्योंकि औरतें जो आदमी मर गए हैं तो औरतें तो और बच्चे पैदा कर लेंगी, तो आबादी का बैलेंस वो रिस्टोर हो जाएगा, बच्चे भी जवान हो जाएंगे जो जिंदा बच गए। मगर जो लड़ाई में यंग आदमी मरते हैं, यूथ ही मरते हैं, तो ये अगर जो 65,000 मान भी लूँ तो 20 लाख में ये तकरीबन 3% है। 3% आदमी मरे हैं। ये कोई बड़ा नंबर नहीं है जो हाय तौबा मचा रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत यूनियन की 30% आदमी मर गए, तो सारे यंग लड़के थे और वो मर गए, तो मेल और फीमेल का बैलेंस बिगड़ गया था सोवियत यूनियन में। तो एक एक हिस्से आदमी के मर्द के हिस्से में कई औरतें आ जाती हैं, तो बच्चे पैदा होते हैं, फिर वो आस्ता आस्ता बैलेंस रिस्टोर रहता मेल और फीमेल का। ऐसे वियतनाम में भी हुआ, पहले फ्रांसीसी से लड़े, फिर अमेरिका से लड़े, वहाँ पे भी 30% आदमी मर गए थे लड़ाई में, वहाँ पे भी बैलेंस। आज तो फिर 79 में 1970 चाइना से भी लड़ पड़ी, जिसने चाइना ने मदद की थी, रशिया चाइना ने वियतनाम को। और जब वियतनाम नॉर्थ और साउथ एक हो गए तो 1970 चाइना से भी लड़ाई, और बड़ी जम के लड़ाई हुई और नाक तोड़ दी चाइना की वियतनाम में, तो उनको तो लड़ने की आदत थी। 50 साल लड़े फ्रांस से और अमेरिका, दो बड़ी वर्ल्ड की पावर से, मगर उसके बाद दोस्ती हो गई। आज जितना ट्रेड, ओपन ट्रेड है वियतनाम और चाइना के बॉर्डर में, इससे ज़्यादा शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो दोस्ती और दुश्मनी दोस्ती तो अदलती बदलती रहती है। मगर क्या, मैं अब ये ट्रंप साहब ने अपने पहले टर्म में जो थे 4 साल के, उसमें भी समझौता कराने की कोशिश की। अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जाता है, वो इजिप्ट, सऊदी अरब, 3-4 कंट्रियों ने उसको मान लिया था इसराइल के साथ। तो अब्राहम, क्योंकि अब्राहम जो थे वो तो जो जूस हैं उनके भी पूर्वज हैं, जो और ईसाइयों के भी और मुसलमानों के भी, ईसा मसीह के भी और मोहम्मद के भी। तो इसलिए उसको नाम दिया गया अब्राहम अकॉर्ड। बड़ी अच्छी बात थी, हो गया, मामला सुलटा नहीं। चले गए 4 साल के बाद, अपनी कोशिश की जो कर सकते थे। उसके बाद बाइडेन साहब आ गए, उन्होंने ऐसी कोई अचीवमेंट की नहीं। अब ये इजराइल की कहानी अगर मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखता हूँ, तो मोसेस जो थे, जो इजिप्ट से चले थे अपने कबीले को लेके 3,500 साल पहले, जो फेरो सेकंड वहाँ के किंग थे इजिप्ट के, अब वो सिनाई माउंट पे आके वहीं हट गए, एक लड़की से शादी कर ली, 2 बच्चे हो गए उसके, तो वो कभी अपने लाइफ टाइम में जेरूसलम पहुँचे नहीं। तो सोलोमन जो थे वो 3,000 साल पहले जेरूसलम पहुँचे थे, वो किंग हुए, और पैलेस्टाइन और सीरिया आज का वो उनके किंगडम के साथ है।
उसके बाद वो किंगडम बटी, अलग अलग किंग बने। तो हिस्ट्री बहुत है पुरानी। तो इसलिए हम कहें कि इजराइल का जूस का कोई हक नहीं है, वो बात गलत है, क्योंकि वो इस्लाम के आने से पहले था, क्रिश्चियनिटी के भी आने से पहले था, 3000 साल पहले। क्रिश्चियनिटी आया 2000 साल पहले, इस्लाम आया 1500 साल पहले। खैर, जो आया गया, जाने वाला चला गया, वो इतिहास यही है, हिस्ट्री यही है। अब जो है ये क्या हुआ कि जैसे टाइम बीता, इजरायली जो थे, जूस जो थे, इजरायली जूस कहना ठीक है, यहूदी, वो सारी दुनिया में फैल गए। तो अगर जो मैं देखूं पिछले 2000 साल में इजराइल नाम का कोई देश नहीं था, कंट्री नहीं था। और ये नेशन और स्टेट और कंट्री का जो कॉन्सेप्ट आया है तो 200 साल पुराना है सर। तो 200 साल पहले भी इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। ये तो 1948 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन पे जूस पे हिटलर ने और जो जर्मनी पोलैंड वगैरह पे भी कब्जा कर लिया था, वहाँ जूस पे बहुत अत्याचार किया, गैस चैम्बर में मार डाला। कितने मार डाले पता नहीं, 5-7 लाख मार दिए होंगे, अंदाज लगा लीजिए, कम मार दिए हो ज़्यादा मार दिए हो। तो उसके बाद ये हुआ भी इन पर बड़ा जुल्म और सितम हुआ है, इनके लिए एक अलग नेशन स्टेट बना दिया है। तो 1948 में ये इजराइल एस्टेब्लिश हुआ। वो इसके चारों तरफ इस्लामिक कंट्री थे। ऑटोमन एम्पायर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टूटी, तरक्की हार गया, तो ये 1919 में लड़ाई ख़त्म हुई थी। 1914 से 19 तक लड़ाई चली थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उसके बाद जो थे 3-4 साल में ये सब 22-23 कंट्री बन गया रहा, सऊदी अरबिया का, और गल्फ तो जो अभी बने 66 में। तो जो इसके ऑटोमन एम्पायर के बनने की और ब्रेकअप होने की कोई ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है नहीं। अब सवाल ये है कि ये बना तो दिया यूएन के, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के मुताबिक। इसमें मेजरली क्योंकि इंग्लैंड के कब्जे में थी ये ज़मीन, यूनाइटेड किंगडम के, और अमेरिका ने सपोर्ट किया, तो इजराइल बन गया। पैलेस्टाइन ब्रेकअप हो चुकी थी, उनकी कोई ताकत थी, वो इकट्ठे यूनाइटेड भी नहीं थे, सब डिवाइडेड थे। इजराइल बन गया, पर आज भी उसके सामने समस्या अपनी एग्जिस्टेंस की है कि कैसे इसे मैं चारों तरफ जो अरब कंट्री से घिरा हुआ उसे कैसे मैं अपने आप को बचाऊं। बात तो ठीक ही है प्यारे दोस्तों, सबको अपने आप की सेफ्टी का हक है, इजरायलीज को भी है। मैं जो इजराइल ये 1948 में बना, क्या ये परमानेंट फीचर है? दुनिया में परमानेंट तो कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ प्यारे दोस्तों, आप भी नहीं हो, कोई नहीं है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। जन्म लेते हो मरते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मेरा जो असेसमेंट है, जो मेरा अंदाज है, वो मैं अगर जो बयान करूं, तो जो हालत है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट ऑफ पीस बनना चाहते हैं, उन्होंने पहले भी अब्राहम रिकॉर्ड कराया था, और अफगानिस्तान से भी फौजों को वापसी का रिकॉर्ड किया था। पहले 10 साल सोवियत यूनियन से लड़ते रहे अफगान, फिर 20 साल अमेरिका से लड़ते रहे और जीते। अफगानिस्तान कभी गुलाम नहीं रहा। तो प्यारे दोस्तों, ये मुझे तो परमानेंट नहीं दिखाई देता इजराइल का फीचर। तो या तो इसको दोस्ती कर रहे सबसे, दुश्मनी करके नहीं चल सकता, नहीं सर्वाइव कर सकता। क्यों? उसकी वजह क्या है कि जिन यूरोपियन कंट्रीज ने सपोर्ट किया था इजराइल को बनाने का, उसमें इंग्लैंड खास था, दूसरा अमेरिका था, फ्रांस का भी उसमें अहम रोल था। आज उनकी इकोनॉमी की पोजीशन डाउन घट रही है। आज वो इकोनॉमिक पावर नहीं बचे यूरोपियन नेशंस, और मिलिट्री पावर भी नहीं बचे, क्योंकि वो मिलिट्री पावर के लिए वो अमेरिका पर डिपेंडेंट है। नाटो जो कंट्री है उनका, नॉर्थ अलायंस, वार्सा और सोवियत यूनियन तो खत्म हो चुका,
ये अभी भी चलता है। तो नाटो की सर्वाइवल की सबसे पहली चीज है मनी ग्राम, पैसा। उनकी इकोनॉमी, क्योंकि कॉलोनी तो सब डीकॉलोनाइज हो गया, आज़ाद हो गई, तो पैसा कहाँ से आए? तो उनके पास ना तो आज इकोनॉमिक पावर बची है, ना वो मिलिट्री पावर बचा है। वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप, हाँ इंटेलेक्चुअल विजडम है उनके पास, आज भी है, उसमें नंबर 1 है। अब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब का, इनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनका तो मोदी इसी का नाम लेके तो आए हैं प्रेसिडेंट बनने। अब उसके ग्रेट तो तब बनेगा जब पैसा होगा। आप ये बंदर बात कर दी यूरोपियन यूनियन को, सेकंड वर्ल्ड के पुलिसमैन बन गए, जगह जगह अपनी फौजें भेज रहे हो, उसमें खर्चा हो रहा है, तो ग्रेट कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। उसके लिए अपना पुलिसमैन का रोल छोड़ दें। उसके लिए उन्होंने मुस्लिम वर्ल्ड का चौधरी बना दिया पाकिस्तान को। तो पहले ही वो जो ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 6 जो सोवियत यूनियन के इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बने थे, उसमें उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान 2 बड़े कंट्री हैं, बाकी 4 उसका उसमें शामिल कर दिया। पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी सबसे, अभी 18 सितंबर को जो है ये पाकिस्तान और सऊदी अरब में डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, ट्रीटी नहीं है, दिस इज नॉट ट्रीटी। ट्रीटी बाइंडिंग होती है, एग्रीमेंट नहीं होता। और अब इसमें मुझे लग रहा है कि ये सारे जितने मुस्लिम कंट्री हैं एक एक करके उसमें शामिल हो जाएंगे एग्रीमेंट में। तो अब्राहम रिकॉर्ड जो उन्होंने ख्वाब देखा था ट्रंप साहब ने, अब वो भी चाहते हैं कि मैं ये जुम्मेवारी पाकिस्तान को सौंप दूँ। और आसिफ मुनीर वहाँ के जो फील्ड मार्शल साहब है, बड़े काबिल आदमी हैं, वो जुम्मेवारी लेने को तैयार। भाई किसी को जुम्मेवारी सौंपोगे, कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए, वो तैयार। 25 करोड़ की आबादी है, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है ये। अफगानिस्तान है, सऊदी, इनके तो 3-3.5 करोड़ की आबादी है। हाँ ईरान की जो है 9 करोड़ की आबादी है, वही बड़ा कंट्री है। अभी 12 दिन की लड़ाई हुई थी इजराइल से। तो प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? मुझे तो लगता है, क्योंकि उनका टारगेट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है। $30 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी है, 35 ट्रिलियन का कर्जा अमेरिका के पास। अब वो टैक्स लगाएंगे अपने कंट्री में, तो वही जो है उधार का चुकता होगा, तभी तो उधार डाइल्यूट होगा। अभी तो उनके 3.25 साल और बचे हुए हैं, पता नहीं, पूरी तरह से नहीं बता पाएंगे ग्रेट अगेन। आज किसी को लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा। नरेंद्र मोदी ठीक कहता है, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वार, और युद्ध का जमाना नहीं है। हालांकि खुद जो है पाकिस्तान पर हमला कर रहा है बार बार, कि अब की दफे तो मोदी की नाक तोड़ दी, इज्जत खराब कर दी। जो ये मई में था 7 एयरक्राफ्ट गिरा दिया पाकिस्तान का, एक नहीं गिरा पाया। अब कहते चीन, अरे भाई चीन तो सबसे दोस्ती करो, चीन से भी दोस्ती करो। भाई इन तो दोस्ती ना करके लद्दाख जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के बीच में, वहाँ पे 5 आदमी को गोली मार दी, तो दोस्ती कैसे होगी प्यारे दोस्तों? आप जनता को, आम आदमी को, वो उनकी तो गुजरातियों से ना शक्ल मिलती है ना अकल मिलती है। बुद्धिस्ट है तिब्बत, लद्दाख इज मोर तिब्बत देन गुजरात और दिल्ली। वहाँ के आदमियों की शक्ल, लैंग्वेज सब तिब्बतियन है। तो उसको तो, वो तो साउथ तिब्बत का वो भी है, ये अरुणाचल भी, ये तो वो तो डिमांड ही कर रहा है कि साउथ तिब्बत ये हमारे पार्ट है चाइना के, तो तिब्बत तो चाइना का पार्ट है। बुद्धिस्ट कहाँ है गुजरात में? 2 जो गुजराती बैठे हुए दिल्ली में नहीं है। तो मुझको दिखाई दे रहा है कि या तो दोस्ती करो, दुश्मनी करना तो अपना सफाया करो। कि अगले 25 साल में, अब तकरीबन 76-77 साल हो गए, 78 साल इजराइल को, अगले 20-25 साल सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, मुझे मुश्किल लग रहा है। क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड है वो, उसका यूनिफिकेशन चल रहा है।
जिसमें चाइना भी इंटरेस्टेड है, रशिया भी इंटरेस्टेड है, अमेरिका भी इंटरेस्टेड है। तीनों मिलके अरब वर्ल्ड को, मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट करने में लगे हुए हैं। 190 करोड़ के मुसलमानों को यूनाइट करते हैं, तो ये 80-90 लाख के जो है यहूदी जो है कहाँ टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे, और दोस्ती भी नहीं करना चाहते। करना भी चाहते हैं तो कर नहीं पा रहे हैं। 90 लाख आदमी, 190 करोड़ आदमी से लड़ने की कमर कस रहे हैं, वो भी अमेरिका के बैक पे। वो नहीं चलने वाला प्यारे दोस्तों। मुझे लग रहा अगले 20-25 साल के बाद, पिछले 300 साल में भी इजराइल नाम का कोई कंट्री नहीं था, और 2050 आते आते इजराइल नाम का कोई कंट्री दुनिया में बचेगा ही नहीं। तो ये तो जमीन पैलेस्टाइन की थी, पैलेस्टाइन सारा मुस्लिम वर्ल्ड है पिछले 1,500 साल से। तो प्यारे दोस्तों, देखिए क्या होता है अगले 25 साल में। तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।